देखिए, अगर आपको पास करना है एग्जाम, तो सबसे पहले आपको ये सारे प्रिकॉशंस जिन रीजन से लोग फेल होते हैं वो रखने पड़ेंगे। सबसे मेन रीजन देखिए, दो सबसे बड़े रीजन है फेल होने के, एज अकॉर्डिंग टू माय मार्किंग। वो दो रीजन सबसे बड़े फेल होने के क्या हैं? पहला रीजन है कि लोग अंडरस्टैंड नहीं करते क्वेश्चन को, क्वेश्चन से बात नहीं करते, क्वेश्चन को समझते नहीं है। और जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे आप आंसर तक पहुंच ही नहीं सकते। आप उसके हर कंटेंट को, हर वर्ड को प्रॉपरली जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप उस चीज को अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर सकते, अपने आंसर को प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकते। साथ के साथ उसके सारे प्रोबेबल आंसर्स पे जब तक आपका ध्यान नहीं होगा, क्या क्या इसके लिए कौन कौन से आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, उस पे अगर आपका ध्यान नहीं होगा तब तक आप उसको करेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला लेसन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि आप अपने क्वेश्चन को समझिए। तो वो क्वेश्चन समझने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शंस को थोरोली पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, चारों ऑप्शंस को समझेंगे, और उन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वेश्चन होता है, सेकंड पार्ट में आपके ऑप्शंस होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को आप फिर से पढ़ेंगे। क्या करना है आपको? फर्स्ट यू विल रीड द क्वेश्चन thoroughly, understand the question, then you will read all the four options available, then again will read the question। तब आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा, और ये जो साइकिल है उसके बाद आप आंसर करोगे। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको प्रॉपरली नहीं समझ आता, ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन सही से समझ आता है। होता है ना ऐसा? क्वेश्चन आपको एक बार में नहीं समझ आता, ऑप्शंस पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ आता है। फिर उसमें ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप अगर फिर से वो रीड कर लेते हो पूरी थ्योरी, तब आपको प्रॉपरली आंसर पता लग जाता है कि क्या आंसर इसमें होना चाहिए। तो सबसे पहली सलाह, अटेम्प्ट कैसे करना है? अटेम्प्ट ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। Noted? Yes, sir. Noted, sir. Yes. दूसरी, the foremost thing, second thing, टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट। लोग जो है, आधे से ज्यादा लोग इसीलिए फेल होते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट करेक्ट नहीं होता। इस एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? आप कम से कम उस तरह से प्लानिंग करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर को हल करने की, सॉल्व करने की, जिसमें आप कम से कम 2 राउंड में उस क्वेश्चन को पढ़ सके। ठीक है? आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम है ना? 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट्स में करने, 2.5 घंटे में। ऐसा ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। यस सर। 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स और प्लस 30 मिनट्स, है ना? 150 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप बिना उदास सही लगे। आप एक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम दे सकते हैं? अगर आपको 2 राउंड्स में करना है तो आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देने, है ना? अगर 2 राउंड्स में करना है तो 30 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं देने। और अगर एक राउंड में करना है, बाकी आपको लगता है आपको बड़ा इजी क्वेश्चन पेपर है,
तो 45 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देने। अब ये 45 ड्यूल सेकंड। स्टेटमेंट हो गया, 2 स्टेटमेंट हो गए इसमें। पहली बात मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मिनिमम टाइम जो आप लगाओगे किसी क्वेश्चन में वो 30 सेकंड से 30 सेकंड तक आप लगा सकते हो मिनिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम आप जो लगा सकते हो मैक्सिमम वो 45 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए। अब आप बार बार अपनी वॉच तो देखोगे नहीं, बट एक अप्रोक्सीमेटली आप इस चीज को लेके चलिए। कई क्वेश्चंस में टाइम लग सकता है, कई क्वेश्चंस एक बार एक नजर में आपको आंसर पता होते हैं, उसको टिक मार्क कर दीजिए, राइट। अगर आपने 45 सेकंड से ज्यादा लगाया किसी क्वेश्चन को हल करने में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बाद में एट लास्ट टाइम की कमी पड़ने वाली है। आपको टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने के लिए, आपको टाइम नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, बीच में बहुत सारे डिस्टरबेंसेस आ जाते हैं, कंप्यूटर आपका डिफंक्ट हो जाता है, आपका जो इन्विजिलेटर वो आ जाता है बीच में, आपसे बात करने लगता है। कई रीजंस हो सकते हैं आपका टाइम बर्बाद होने के। अगर आप एक एवरेज 45 सेकंड लेके चलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, नोट इट। नोटेड सर। यस सर। यस सर। तो आप 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड के बीच में आपको कर लेना है ना, एक क्वेश्चन, ठीक है। अब जिनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, हमसे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, जिनको लगता है कि हाँ हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, मैं बहुत अच्छी मेरी प्रैक्टिस है, उनके लिए ये विशेष सलाह है। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां होने की संभावना बहुत होती है, क्योंकि वो बंदा वही है जो नोट नहीं देखता है क्वेश्चन में, वो बंदा वही है जो एक स्टेटमेंट में कोई एक चीज छोड़ देता है, पढ़ता नहीं है प्रॉपरली और गलत कर देता है, और फिर घर पे आने के बाद उसको पता लगता है अरे ये तो मुझे आ रहा था यार, ये तो मुझे पता था, मैं ये कैसे भूल गया, ये मैंने क्यों गलत कर दिया। तो ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ ही समस्या होती है। बट जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इज ए वेरी गुड थिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा मार देता है, हमेशा आपको ले डूबेगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। जो प्रोसीजर बताया क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का, उस पे बड़ा ध्यान दीजिए। एक और किस तरह के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं लोग, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें नॉट लगा होता है। तो नेगेटिव चीज पूछ रहा है या पॉजिटिव चीज पूछ रहा है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर वो नेगेटिव भी पूछ रहा है तब भी, अब वो अगर ये पूछता है क्या नहीं हो सकता है, तो आप जिस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है, जिस तरीके से आप उस चीज को पहचानते हो, उस तरीके से अटेम्प्ट करिए। वो पूछ रहा है क्या नहीं हो सकता है, आप देखोगे क्या क्या हो सकता है, उसके बाद जो बचा हुआ है वो नहीं हो सकता है। बात समझ आ रही है मेरी आपको? यस सर। मैं जो आपको जी सर। आप क्या देखोगे? वो पूछ रहा है क्या नहीं हो सकता है, आप देखोगे कि क्या क्या हो सकता है। अगर आप शुरुआत से यही लेके चले कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, उसको छोड़, उस तरह से मत करिए। उस तरह से आपकी गलती होने की संभावना 50% बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी 50% गलत होने की। आप कैसे करेंगे इनको अटेम्प्ट? वो पूछ रहा है क्या नहीं हो सकता है, आप देखो, आपने पढ़ा हुआ है क्या क्या हो सकता है, तो आप देखोगे कि क्या क्या हो सकता है, उसके बाद जो बचा हुआ है वही नहीं हो सकता है। गेटिंग दिस? नोट जिसमें लगाओ उसमें विशेष प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। पढ़ लीजिए इसमें नोट लगा हुआ है, बिल्कुल दिमाग उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि इसका क्या है, कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, तब उसको अटेम्प्ट करिए। नोट वाले क्वेश्चन में ज्यादातर लोग गलती करते हैं। समझ आ गई बात कैसे करना है नोट? जिस तरीके से आपने पढ़ा है, मान लीजिए इन एलिजिबल कैटेगरीज है,
उसने 4 लिख दी इन एलिजिबल कैटेगरीज, है ना, और उसने पूछ लिया कि इनमें से RODTEP का बेनिफिट किसको मिल सकता है, और 3 इन एलिजिबल कैटेगरीज लिख दी और 1 लिख दी एलिजिबल कैटेगरी। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है इस संबंध में? आपने पढ़ा हुआ है डायरेक्टली इन एलिजिबल कैटेगरीज की लिस्ट, है ना। तो उसमें ये इन एलिजिबल कैटेगरी में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, इसको मिल सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि इसको मिल सकता है। गेटिंग दिस पॉइंट? जिस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, उसके एनालॉगी में आप पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन, आपके आंसर के ठीक होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, आपके आंसर्स करेक्ट होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक ये भी पॉइंट है। तो हमने क्या, हमारे 2 पॉइंट्स हुए अभी। क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के बाद आंसर करना है। दूसरा, टाइम का मैनेजमेंट रखना है, ठीक है। 45 सेकंड्स आप बिल्कुल एक मार्क पॉइंट मान के चलिए कि 45 सेकंड से ज्यादा आपको किसी क्वेश्चन पे लगाने ही नहीं है। और अगर आपको 2 बार रिवाइज करना है तो आपको 30 सेकंड्स में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। तो आप 30 सेकंड्स का एक मार्क लेके चलोगे तब भी आप 35 सेकंड्स या किसी किसी में 40 सेकंड्स तक लेके जाओगे। आप ध्यान दीजिएगा इस बात, ठीक है। ये 2 बातें समझ आ गई। यस सर। अगली बात ये है कि ये इस एग्जाम को टॉप करने के चक्कर में मत रहिए। जैसे एक सज्जन है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सब कुछ समझदार थे, पर उन्होंने सिर्फ इसलिए कि मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, 150 के 150 फेल हो गए। और वो पूरे क्वेश्चंस 100% अटेम्प्ट ना करते तो पास हो जाते, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग मतलब नेगेटिव मार्किंग के उसके डायनामिक्स को समझिए, उसके वो कैसे काम करता है उसको समझिए। नेगेटिव मार्किंग रखने का रीजन क्या है, क्यों नेगेटिव मार्किंग रखते हैं? इसलिए कि आप सिर्फ वही बात बताओ जो जिसपे आप कॉन्फिडेंट हो, आप बकवास ना करो, आप चांस ना लो, एग्जैक्टली जो आपको पता है वह उसी के बारे में आप बताओ बस। इसलिए नेगेटिव मार्किंग रखते हैं। बट अगर आप उसको विदाउट नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन पेपर की तरह हल करेंगे तो डेफिनेटली आप फेल हो जाएंगे। मैं डेफिनेटली क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखोगे अच्छे से अच्छे एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम में जो टॉपर्स होते हैं 60% और 60% to 70% पे खेल रहे होते हैं, टॉपर्स होते हैं वो, ठीक है। तो वो कभी नहीं इस चक्कर में रहते कि 100% हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि क्वेश्चन पेपर उसी तरह से सेट किया जाता है कि 100% कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए आप भी 100% क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के चक्कर में फेल मत हो जाइए। आपको करना क्या है? आपको करना है कि इतना स्कोर हो कि आप पास हो जाएं। पास ही तो होना है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। टॉप करने में आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। टॉप तो आप तभी कर जाएंगे अपने आप जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंट होंगे। तो टॉप आपके दिमाग में अगर चल रहा है कि मुझे ये एग्जाम टॉप करना है, उसको हटा दीजिए। आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। एक बार आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो वो आप और टॉपर एक ही लाइन में खड़े हैं इंटरव्यू वाली में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंटरव्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रिटर्न एग्जाम में कितना स्कोर किया हुआ है। टॉपर्स को मैंने फेल होते हुए देखा है, तो इसलिए डोंट बॉदर अबाउट बीइंग ए टॉपर इन दिस एग्जाम। आप फोकस करिए कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है,
ठीक है। अब और सबसे बड़ी दिक्कत जो पास होने में है वो ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से होता है कि 40% क्वेश्चंस तो कोई अटेम्प्ट कर दे, 40% क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट कर दे और बड़े इजी होते हैं। कुछ क्वेश्चंस मीडियम लेवल के होते हैं जो जिसने पढ़ा है वही अटेम्प्ट कर सकता है। कुछ क्वेश्चंस और ज्यादा हार्ड लेवल के होते हैं जो एक्सपर्ट है सिर्फ वही अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस उस तरह के होते हैं जिनको कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपको लगता है कि आपने कभी पढ़े ही नहीं है और बेसिकली आपने वास्तव में नहीं पढ़े होते। तो यही रीजन है कि हर बार एक नया टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर में डाल दिया जाता है। हर बार ये ट्रेंड मैं देख रहा हूं 4 साल से, प्रीवियस 4 ईयर्स से ऐसा हो रहा है। जहां से आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन होंगे 5-7। तो लेट इट बी, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़े हुए हैं, आपको नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं है। और शुरुआत के ही आपको 4 क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं, मत आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 40% का मार्जिन पड़ा है। 40% भी अगर आपको नहीं आते तब भी आपको कितना चाहिए पास होने के लिए? 60%। और उस 60% में से उस 60% में से कितने 90 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जो 60% है, 60% का 150 का 60% कितने क्वेश्चंस हो गए? 90 क्वेश्चंस। उस 90 क्वेश्चंस में से कम मिनिमम टू मिनिमम 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कोई भी बिना पढ़े हुए एग्जाम देगा वो निकाल देगा, वो उतने तो कर देगा। बिना पढ़े हुए करने लायक 50 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। एग्री और नॉट? आप प्रीवियस 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इस तरीके से देखिएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि 50 क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि कोई बिना पढ़े भी अगर देगा एग्जाम तो वो निकाल लेगा 50 क्वेश्चंस, तो करेगा स्कोर, अगर उसका थोड़ा भी टच है इस इंडस्ट्री से तो। और आपने तो इतना पढ़ा हुआ है, आपने तो इतना पढ़ा हुआ है, तो आप ये समझिए कि 50 क्वेश्चंस तो आपके लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, नथिंग। उसके आगे के लिए स्ट्रगल है। एग्री और नॉट? Agree, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब रह जाते हैं कितने क्वेश्चंस आपके? 40 क्वेश्चंस। आपने जितना पढ़ा हुआ है उसमें से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी। उतना ही इजी है जितना आपने घर में बैठ के चाय पीना, अगर एक करेक्ट अप्रोच आप अगर लेके चलते हो तो। अब ये करेक्ट अप्रोच की बात कहां से आ गई बीच में? करेक्ट अप्रोच क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप जब 50 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, आपको मार्क्स कितने मिलते हैं? एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है ना? Yes, sir. राइट? Yes. तो जब आप 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं 150, है ना? और अगर 50 के 50 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं तो आपका लॉस कितना होता है? 50. मतलब मिलेगा आपको 3 गुना, और अगर खर्चा होगा तो होगा सिर्फ एक 1 टाइम। प्रॉफिट है 300%,
लॉस है 100%। इस बात को पकड़ के चलिए, इसको समझ के चलिए कि अगर आपकी गलती होती है तो आपका एक प्रेसियस मार्क्स वो डिडक्ट हो जाएगा। और ये आपके पास कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिससे कि आपके किसी भी हालत में इन एनी केस क्वालिफाइंग मार्क्स आप सिक्योर कर लो। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने इस एग्जाम में? 270. 270 है ना, बीइंग 60% ऑफ 450 है ना। 450 का 60% निकाला, कितना आ गया? 270। 270 मार्क्स आपको इन एनी केस स्कोर करने। और क्या आपको पता है कि 260 से 270 के बीच में बहुत सारे लोग फेल हुए, बहुत सारे लोग। अगर 260 पे पास हो रहे होते तो कम से कम नहीं तो 50 से 60 लोग और पास हुए होते लास्ट। पता है आपको ये बात? Yes, sir. इसमें भुक्तभोगी हैं कुछ लोग, इसलिए वो कह रहे हैं। 265. अब क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट थी। क्यों ऐसा हो रहा है? उसमें दो रीजन है। एक, आपका एरर का परसेंटेज आपको नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर के एरर का परसेंटेज भी आपको नहीं पता, उसको भी आपने कैलकुलेट नहीं किया, अपनी एरर को भी कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए यह समस्या है। अपनी एरर का कैलकुलेशन कैसे होगा? उसका एक तरीका है, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर या टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो। आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, आउट ऑफ विच आप स्कोर करते हो 95। 95 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते, ठीक है, या 90% क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते किसी टेस्ट में, या 85% आपके क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं किसी टेस्ट में। तो एक ट्रेंड बन जाता है, आप देखोगे कि आप हमेशा एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर आप जो है परफॉर्म कर रहे हो। एक अप्रोक्सीमेटली आपके क्वेश्चंस को करेक्ट होने के चांसेस जो हैं, करेक्ट होने का जो परफॉर्मेंस लेवल है आपका 90% करेक्ट है, 95% करेक्ट है। ये बात आपने नोटिस की है कि 1 2 4 क्वेश्चन हर टेस्ट में आपके गलत हो जाते हैं। इवन दो जब आप अटेम्प्ट करते हो तब आपको पता होता है कि यही 100% करेक्ट है, पर उसके बावजूद वो गलत निकल जाता है। फिर बाद में आपको समझ आता है कि नहीं, इसका ये सही आंसर है, ये तो गलत था जो मैं लगा। ऐसा होता है नहीं होता है? होता है सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपका एरर का डेल्टा, ये एरर का जो परसेंटेज है जो हर बार आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, वो आपका पर्टिकुलर होता है। वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है बेस्ड ऑन हिज और हर प्रिपरेशंस, है ना। कोई बंदा 90% 99% स्कोर कर रहा है, कोई बंदा दूसरी तरफ 80% स्कोर कर रहा है। तो दोनों की कैलकुलेशंस डिफरेंट होंगी पास होने के लिए। एग्री और नॉट? Agree, sir. Yes, sir. अब आपको ये पता है कि नॉर्मली मैं अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे 80% करेक्ट आंसर्स निकलते हैं, तो जो 20% का गैप बच जाता है हर बार, उसको आपको कवर करके चलना है। उसको कवर करने के लिए आपको 20% क्वेश्चंस और ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, कम से कम 20% तो ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? एग्री और नॉट?
यस सर, करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे। अब वो जो 20% आप अटेम्प्ट करोगे उसमें फिर से 20% का मार्जिन और बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 20% क्वेश्चन आप फिर से अटेम्प्ट जो करोगे उसका भी तो 20% आप गलत करोगे। तो आपको Yes. कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? 22%। 22%। ये जो कैलकुलेशन है कि आपके इतने गलत होते हैं, नॉर्मली उसको नॉर्मलाइज करोगे और उसको कवर अप करने के लिए मिनिमम आपको इतने क्वेश्चंस की और जरूरत पड़ेगी अटेम्प्ट करने के लिए। इससे एक फिगर आपको मिलेगा कि मुझे मिनिमम इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू पास दिस एग्जाम। गॉट इट? आपको ये बात समझ आई नहीं आई? ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू कन्वे टू यू। Yes, sir. Yes. यस सर। आपका परफॉर्मेंस लेवल आपको पता होना चाहिए और उस परफॉर्मेंस लेवल के बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत है। गॉट इट? अब ये तो था आपका एरर मार्जिन, है ना? अभी तक तो आप ये अपना एरर मार्जिन लेके चल रहे थे, इतने क्वेश्चंस आप गलत करते हो। ये तो आपको पता है कि आपका एरर मार्जिन ये है, पर अभी रीसेंट ट्रेंड जो है उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस अनसर्टेन होते हैं। अनसर्टेन से मेरा मतलब ये है कि 3 से 4 क्वेश्चंस में आपका आंसर और नासिन का आंसर मैच नहीं करते, मिसमैच हो जाता है। इवन दो आपका आंसर करेक्ट होगा पर नासिन का आंसर कुछ और होगा, उस केस को कैसे हैंडल करोगे? और ये सबसे बड़ा रीजन है उन लोगों के फेल होने का जो फेल हुए 2 मार्क से, 3 मार्क से, 4 मार्क से। ये सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि आप उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में 100% श्योर थे कि ये वही आंसर है जो करेक्ट है। आपने बुक में भी कंसल्ट किया, यस यही आंसर है, बट नासिन का आंसर उससे डिफरेंट है। अब आप क्या करोगे? उस क्वेश्चन को कैसे काउंटर करोगे जिसके लिए जो आपकी कैलकुलेशन से बाहर था और जो वास्तव में गलत हो गया नासिन के हिसाब से? क्योंकि नासिन का जो सिस्टम है वो तो उसमें जो फीडेड है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेगा, जो उनके लिए करेक्ट है वही करेक्ट है, आपके करेक्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कैसे काउंटर करना है? तो आपको जो स्कोर करना है वो आपको लेके चलना है कि आपको 65% स्कोर करना है। 65% मत मानिए क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 5% बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस केस में आपके 7 to 8 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए थे इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम? 90। आपको 95 क्वेश्चंस करेक्ट करने टू इन ऑर्डर टू पास दिस एग्जाम। दिमाग में बिठा लीजिए 95 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, तब आप ये एग्जाम पास कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशन समझ आ गई? मिनिमम 95 एकदम करेक्ट आंसर अगर आपके होंगे तब आप ये एग्जाम पास करोगे, अदरवाइज फेल हो जाओगे। इस बात पे फोकस करिएगा। मतलब आपकी कैलकुलेशन जो होगी दिमाग में वो 90 की जगह 90 को लेके चलेगी, क्योंकि वो एरर मार्जिन है 4 से 5 क्वेश्चन का। वैसे 2 आ रहे हैं बट हम 5 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं उसके लिए। तो आपको 95 क्वेश्चंस करेक्ट करने ये एग्जाम पास करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर और नासिन आंसर मैच ना करे, उस केस को काउंटर करने के लिए। और यही काउंटर नहीं किया था, इसीलिए बहुत सारे लोग कहां फेल हुए थे जाके 65 पे, 265, 262,
268, 269 पे इनफैक्ट बिम्मी मैडम फेल हो गई थी लास्ट ईयर, 269 पे। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था। तो अब आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट करने? 95। अब 95 क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए आपको मिनिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये पर्टिकुलर आपके लिए आपकी कैलकुलेशन होगी। पर्टिकुलर आप अपने लिए ये कैलकुलेशन निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका परफॉर्मेंस लेवल सिर्फ आपको पता है कि मैं 95% स्कोर करता हूं, 90% स्कोर करता हूं या 85% स्कोर करता हूं। बेस्ड ऑन दैट आप अपनी कैलकुलेशन निकालोगे और उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत है। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। इसके आगे की भी बात करेंगे। अच्छा, एक नर्वसनेस की बात करें। May I say something? नो प्लीज, डोंट प्लीज। अभी नर्वसनेस की बात कर रहे थे हम कि बड़े नर्वस हो जाते हैं आप उस जो है उस एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, बार बार आपको प्यास लगती है, बार बार आपको टॉयलेट जाना होता है। ये सारे जो साइंस हैं वो है नर्वसनेस के। इसको कैसे काउंटर करें? आपके दिमाग में 50 चीजें चल रही होती हैं। देखिए, सबसे पहले एक टेक्निक बताता हूं मैं आपको। जैसे कंप्यूटर को आप रिफ्रेश करते हो, जी सर। Yes, sir. कैसे करते हो? रिफ्रेश बटन से। Refresh refresh करा उसको के। डाउन करके बोल हाँ। रिफ्रेश बटन से। F5 दे आपके F5 आपके दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए भी एक बटन होता है, आपको पता है? यस सर, कूल काम कंपोज। मैं बताता हूं आपको वो कहाँ होता है बटन। देखिए, आपके अपने दिमाग को अगर रिफ्रेश करना है, आप ये आपके कान जो है इनकी मालिश कर लीजिए, या ऐसे जो है ये आप कर लीजिए कम से कम 25-30 बार, आपका दिमाग हो जाएगा रिफ्रेश। राइट? पहली बात। दूसरी बात, आप बहुत सारा फ्लूइड इनटेक लीजिए। आपके दिमाग में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की अगर कमी होगी तो आपकी रिकॉलिंग मेमोरी कम हो जाएगी, आपको याद नहीं आएगा आपने क्या पढ़ा था, और उस केस में आपको बड़ी परेशानी होगी। तीसरी बात, अगर दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारे दिमाग में विचार घूम रहे हैं और आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, एंड दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू रेस्ट इन योर माइंड फ्रॉम वॉन्डरिंग। इधर उधर घूमने से आप रोक सकते हो उसको। वो तरीका क्या है? 1 मिनट के लिए करके देखिए। आपकी जितनी ब्रेथ, जितनी सांसें आती जाती हैं, उतने ही विचार आपके दिमाग में पैदा होते हैं और घूमते रहते हैं। जैसे ही आपने अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर लिया, ब्रीदिंग टेक्निक्स इसीलिए हमारे यहाँ प्रिवलेंट है, हमारी इंडिया में। ये जो आप प्राणायाम कहते हो, वो जो है वेस्टर्न में उसको ब्रीदिंग टेक्निक्स कहते हैं, पर वो ब्रीदिंग टेक्निक्स उसका सही नाम नहीं है। बट उसमें भी आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपनी होल्ड कर लीजिए अपनी ब्रेथ को, सांस को रोक लीजिए। आप देखोगे आपका दिमाग विचार शून्य हो गया है, बिल्कुल आपके दिमाग में कोई विचार आना बंद हो जाएगा। करके देखिए।
Yes, sir. True, sir. True. ट्रू। ये एक तरीका है जिससे आप अपने आप को, अपने दिमाग को संयमित कर सकते हो, विचारों को रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम के टाइम पे कंसंट्रेशन नहीं बनता, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो एग्जाम पे, या आपको परेशानी हो रही है समझने में चीजों को, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो while studying और while attempting the exam। अपनी टंग को पीछे की साइड मोड़ के अपने तालू, ऊपर की साइड जो होता है, अपर सरफेस जो होती है, उस पे टच करिए और टच करके रखिए। आप देखोगे, आप आंखें बंद करोगे, आपको लगेगा कि हाँ आपका कंसंट्रेशन बन रहा है। आप सिर्फ फॉर ए वाइल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी आप करके रखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ हुआ। यस सर। और मैं बताता हूं आपको, सुबह उठ के मिनिमम रिलीजन से कोई फर्क नहीं है उसमें, वो गायत्री मंत्र है, वो प्रकृति के लिए है। आपका कुछ भी रिलीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गायत्री मंत्र नहीं कर सकते, ओम का उच्चारण 9 टाइम्स एटलीस्ट करके देखिए, उसके बाद आंखें बंद करके बैठिए, आपको पता लगेगा कि वास्तव में दिमाग में वो जो कामनेस जो होती है वो आ गई। आएगी नहीं आएगी? आएगी सर। Absolutely, sir. और बताता हूं, 11 टाइम्स कम से कम मिनिमम, ये बड़ी जल्दी इफेक्ट करता है। 11 टाइम्स महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके देखिए, फिर आंखें बंद करके बैठिए, आपको पता लगेगा कि कामनेस किसको कहते हैं। अगर दिमाग में आपको शांति चाहिए तो Right. तो ये सब तरीके हैं ये नर्वसनेस को काउंटर करने के लिए। जो लोग नर्वस हो जाते हैं, जिनको बड़ी एंजाइटी हो जाती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप, जैसे मान लीजिए 18th को आपका एग्जाम है, तो 17th को आप कोशिश करिएगा कि शाम के टाइम पे आप स्टडी पूरी तरह से रोक दो, बंद कर दो। शाम के टाइम तक जितना रिवाइज करना है सब रिवाइज कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, देन अपनी बुक्स को उठा के रख दीजिए कि अब पढ़ लिया, बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया उतना काफी है। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो प्रभु इच्छा। ठीक है। और उसके बाद शाम को हल्का भोजन, हल्का खाना खा के सोइए। हल्का खाना मतलब आप, यू कैन बेटर डिसाइड फॉर योर बॉडी कि आपको क्या खाना है। हल्का खाना खा के सोइए और पूरी रात आराम से सोइए। मतलब अगर आप 6 घंटे सोते हो तो 7 घंटे सोइए, 6.5 घंटे सोइए। 7 घंटे सोते हो तो 7.5 घंटे सोइए। उससे क्या होगा, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, पूरी प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलती, तो आपका दिमाग जो है वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। आप देखोगे कि अगर 4 दिन आप अच्छे से नहीं सो पाओगे तो 5वें दिन आपको रिकॉलिंग पावर पे बहुत फर्क पड़ेगा, आपको याद नहीं आएंगी चीजें, और ये आपके लिए घातक हो जाएगा, आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको याद नहीं आ रहा, जब आपको जरूरत है तो आप क्या बन जाओगे, कर्ण। महाभारत का कर्ण, आता सब कुछ था पर उस समय पे याद नहीं आया जब उसकी जरूरत थी सबसे ज्यादा।
तो इसलिए प्रॉपर रेस्ट डे बिफोर एग्जाम बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने करके देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके केस में जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसको रात भर पढ़ना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो पढ़ेगा और वो अपने हिसाब से करेगा। आप लोगों ने पढ़ाई की है और आपने लग के 3.5 महीने से मेरे साथ में स्टडी की है, एंड आई एम 100% श्योर कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, आप 60 क्वेश्चन पेपर आएगा, 60% आप 60% इजीली कर सकते हो, इजीली। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेस्ट करने की जरूरत होगी 17th की नाइट को। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. ये अगर आपने नहीं किया आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, मैं बता रहा हूं। अपने साथ अपने पानी की बोतल लेके जाएंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे। गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, पानी की बोतल के बिना नहीं जाएंगे एग्जाम हॉल में। और जिनको ज्यादा लगता है तो अपने साथ ग्लूकोज का पैकेट या पानी की बोतल में ही डाल के जा सकते हैं, राइट? तो ये तो थी जनरल बातें नर्वसनेस के लिए या आपको कैसे काउंटर करना है उसके लिए। अब लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी जब हमने कोर्स शुरू किया था, डे फर्स्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी, एक बात मैंने आपको बोली थी कि मैं जो पढ़ाऊंगा मेरी गारंटी है उसमें से 85% जरूर आएगा, 100% आएगा। और आज मैं इस बात पे आज भी कायम, मिनिमम 85% आपको इसी में से मिलेगा जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? उसके अलावा हो सकता है वो 90% हो, वो 95% हो, 100% नहीं मिलेगा। ये बात आप दिमाग में नोट करके रख लीजिए, ठीक है? अब वो जो 85% है, 90% है, 95% है, उसमें से सिर्फ आपको 60% स्कोर करना है। मैंने आपको सजेस्ट किया था आप 2 राउंड में क्वेश्चन पेपर को हल करोगे। फर्स्ट राउंड में आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को करिए जिनमें आपको 100% यकीन है कि इसका आंसर यही है, जो आपको 100% तरीके से आते हैं, अच्छे से आते हैं। उससे क्या होगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा कि आपको इतने तो आप इतने पे तो श्योर हो 100%। डेल्टा मार्जिन अलग बात है, जो उसमें से गलत निकलेंगे अलग बात है, आप अपनी तरफ से 100% हो इतने क्वेश्चंस के लिए। जितने क्वेश्चंस पे आप 100% करेक्ट हो उसमें से अपनी गलतियों का परसेंटेज हटा दीजिए। जितनी गलतियां आपने की उनको हटा दीजिए, उनको एक साइड कर दीजिए। अब देखिए कि आपको वो 66 जो 95 क्वेश्चंस में कितनी कमी पड़ रही है। जितनी कमी पड़ रही है उसमें अब आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जिन पे आप कॉन्फिडेंट थे वो तो कर ही चुके हैं। अगर जितनी कमी आपकी पड़ रही है उसमें से सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को काउंटर करोगे जिन क्वेश्चंस पे आपको 50-50 है, जिन पे आपको 50% कॉन्फिडेंस है कि या तो ये होगा या ये होगा, ये 3 और 4 नंबर तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, एक और बात जो बीच में बतानी रह गई वो ये कि एक टेक्निक है एलिमिनेशन टेक्निक, जिसको यूज करके एमसीक्यूज को हल किया जाता है। और ये बेस्ट टेक्निक है एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की। कैसे करते हैं कि आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, चारों ऑप्शंस पढ़े, फिर से वो लैंग्वेज पढ़ी, उसके बाद आप ये देखोगे ए हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है इसको एलिमिनेट कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता। बी हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। सी हो सकता है, नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, इसको भी एलिमिनेट कर दो।
डी हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे, कौन कौन से, बी और डी। बी और डी में मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आपको लगेगा उसको आप टिक कर दोगे, जो नहीं हो सकता उसको एलिमिनेट करते जाओ, उसको हटाते जाओ, तो आप करेक्ट आंसर पे अपने आप पहुंच जाओगे। इसको कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, और एमसीक्यूज को हल करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक यही होती है। होती है, नहीं होती है? यस सर। यस। केवाईसी में क्या करते हैं वो 50-50 करने में, केवाईसी में 50-50 करते हैं, क्या करते हैं वो, दो ऑप्शंस हटा देते हैं, सिर्फ दो ऑप्शंस जिनमें से एक करेक्ट आंसर होता है वो रह जाते हैं, उनमें से प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि वो करेक्ट आंसर ही देता है कंटेस्टेंट। होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा केवाईसी, अमिताभ बच्चन वाला शो। केबीसी सर। केबीसी। केबीसी तो कह रहा हूँ, केवाईसी नहीं, आप केवाईसी कह रहे हैं सर, केबीसी। ओ सॉरी, केबीसी। तो केबीसी में जो है एलिमिनेशन टेक्निक उसी को कहते हैं कि जो नहीं हो सकता उसको हटा दो, उसके बाद जो बचा उस पे आपको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए इसमें भी रिस्क कैसे लेनी है, चूंकि माइनस मार्किंग है। अगर आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये करेक्ट आंसर है, और आपको ये आइडिया है कि इन दो में से एक जरूर आंसर है, दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जरूर करेक्ट है, उस पे आप रिस्क ले सकते हो, टोटली रिस्क ले सकते हो। और रिस्क लेने में आपको फायदा है उसमें, क्योंकि बेनिफिट जो आपको होगा, कितना बेनिफिट हो रहा है, 3। अगर आपका करेक्ट निकल जाता है आंसर, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 नंबर सर। 3 नंबर। तो बेनिफिट होगा आपको 100%, और अगर आपका इनकरेक्ट निकल जाता है तो लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना है 1, लॉस कितना है 1%। 33%। 33.333%। 100% प्रॉफिट पे अगर लॉस 33 का है, रिस्क फैक्टर क्या है 2:1 का, फायदा होगा तो 2 गुना होगा, लॉस होगा तो 1 गुना होगा। ली जा सकती, आपकी जो रिस्क है वो ली जा सकती है। इसका मतलब जितने सारे क्वेश्चंस जिसमें आपको ये पता लग जाए कि दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट। 50-50 जहां आ रहा है वहां आप रिस्क ले सकते हो, उसमें आपको लाभ होने की संभावना ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगा। जहां आपको 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, एक ऑप्शन का आपको पता है, सिर्फ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ऑप्शन के बारे में आपको पता है कि ये नहीं हो सकता, तीनों में से एक होगा। अगर ये कंडीशन बनती है तब भी ये आपके लिए नो प्रॉफिट नो लॉस का गेम होगा। कैसे होगा कि मान लीजिए 10 क्वेश्चंस आपके इस तरह के हैं, 10 क्वेश्चंस आपके इस तरह के हैं कि जिसमें आपको सिर्फ एक ही पता है, एक ऑप्शन के ये नहीं हो सकता, 3 ऑप्शन में आप अनश्योर हो। ठीक है, 10 क्वेश्चंस अगर आपके करेक्ट हो जाते हैं प्रॉपर, टोटली 10 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो गए, आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का। वहीं आपके 10 के 10 गलत हो गए तो 30 मार्क्स। 10 मार्क्स 10 मार्क्स का लॉस। 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस 10 है,
20 10 मार्क्स का क्वेश्चन फायदा हुआ सर। एक मिनट मेरी बात सुन के प्रॉफिट कितना है आपका 30, ठीक है। अब उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपके आंसर के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी, वहां 50-50 थी, दो में से एक था, 50-50 प्रोबेबिलिटी थी, 50% आपके ठीक होने की संभावना थी और आपका लॉस था 33%, तो आप प्रॉफिट में जा रहे थे। आपकी जो प्रोबेबिलिटी थी, जहां दो ऑप्शंस आपको पता थे, आपको दो ऑप्शंस पता थे कि ये दोनों में से एक ठीक होगा, तो एक ऑप्शन के करेक्ट होने की प्रायिकता, एक ऑप्शन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 50%, 50% थी ना। यस सर। और लॉस होने की प्रायिकता, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 33%, लॉस होगा तो 33 तो हो रहा था। तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में जा रहे थे, 17% का प्रॉफिट था आपको। यहां चूंकि 3 ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट होने की प्रायिकता, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, 33% है ना। और लॉस होने की प्रायिकता, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 66.2 ना। लॉस तो आपका 1/3 होगा ना 33 ओवरऑल का, 33 होगा। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का गेम है। अगर आप अटेम्प्ट भी करते हो तब भी उसमें आपको लॉस होने की संभावनाएं कम होंगी। 3 ऑप्शंस भी आपको नहीं पता और चौथे ऑप्शन के बारे में आप श्योर हो कि ये नहीं हो सकता, तब भी आपको लॉस होने की संभावनाएं कम होंगी। फिर भी मैं सजेस्ट करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को भी ना अटेम्प्ट करें तो ज्यादा फायदा। और जहां चारों ऑप्शंस आपको नहीं पता, आपने वो क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं है, उसको हाथ ना लगाएं, क्योंकि लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 100%। 100% नहीं। देखिए, आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 25%। यहां प्रोबेबिलिटी घट गई ना, दो ऑप्शंस थे, प्रोबेबिलिटी कितनी थी प्रॉफिट होने की 50%। 3 ऑप्शंस थे, आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 33%। और अगर सॉरी 2 ऑप्शंस थे, 3 ऑप्शंस थे और 4 ऑप्शंस हो गए, तो कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी 25%। और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 33%। तो आप लॉस में ही जाओगे इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करते हो जिनमें चारों ऑप्शंस के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं। बहुत सारे लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं समझ आई होगी। आ गया सर, आ गया। इन जो आपका मैथमेटिक्स है और जिन्होंने हायर मैथमेटिक्स पढ़ा है उनको पता है एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी। जिसने इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लिया उसको पता होता है कि किसी काम को करने में प्रॉफिट होगा लॉस होगा। जो आपका कॉइन जो है, कॉइन को फ्लिप आप करते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है। इसको कहते हैं प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। उसी तरह से आपके एग्जाम में ऑप्शन के करेक्ट होने की, अगर 2 ही ऑप्शन है, या तो ये हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है, तो उसकी ठीक करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है। 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है करेक्ट होने की 33%। और चारों ऑप्शन आपको नहीं पता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की कितनी हो जाती है 25%। अगर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम है और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 33% लॉस हो गई होगा वो तो डेफिनेट है। प्रॉफिट हो सकता है 25%, लॉस हो सकता है 33%। ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे। 4 ऑप्शंस अगर आपको नहीं पता, चारों में नहीं अटेम्प्ट करेंगे। अगर 3 ऑप्शंस पे आप श्योर हो कि इन 3 में से एक होगा और
तो उसको अटेम्प्ट किया जा सकता है, पर उसको भी हम अटेम्प्ट तब करेंगे जब आपके 50-50 वाले सब आप कर चुके होंगे। उस केस में दोनों में ना प्रॉफिट हो सकता है ना लॉस हो सकता है। 3 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो 3 क्वेश्चंस में से करेक्ट होने की संभावना एक ही होगी और 3 क्वेश्चन में लॉस होने की संभावना एक ही होगी। 2 क्वेश्चन में लॉस हो जाएगा, एक ही नंबर आपको मिलेगा। कुल मिला के रिस्क जो है वो 100% है, बराबर रिस्क है। गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। अब जो 2 ऑप्शंस वाले हैं जिनमें आपको 2 के बारे में पता है कि या तो ए होगा या बी होगा, सी और डी नहीं हो सकता है, उसमें रिस्क आप प्रॉपरली भरपूर रिस्क ले सकते हो क्योंकि उसमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये मेजर बात है जो मैं आज आपको बताना चाहता था कि जहां आपको 2 ऑप्शंस पता हो वहां आप अटेम्प्ट कर सकते हो वो क्वेश्चन। जहां 3 ऑप्शंस पता हो कि इनमें 3 में से एक होगा, चौथे ऑप्शन के बारे में आप श्योर हो कि ये तो होगा ही नहीं, वहां आप तब अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपके पास कोई चारा ना हो, जब आपके पास और कोई तरीका ना हो आगे बढ़ने का, तब आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। पर जहां आपने वो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, ऑप्शंस भी नहीं पढ़े, चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा आपको नहीं पता, बिल्कुल हाथ मत लगाइए, उसको अटेम्प्ट मत करिए। गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। Sure, sir. अब आप में से कोई सज्जन कुछ कह रहे थे, मैंने उनको बीच में रोक दिया था क्योंकि मेरा रिदम खराब हो जाता। अब बताइए अनिल जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। सर वो एक्चुअली वो पॉइंट आपका ये चल रहा कि 5% 5 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक होंगे और नासिन के अकॉर्डिंग वो गलत होंगे। तो वो आप कहते हैं कि ऐसे केस में आप 95 अटेम्प्ट करें। तो वो मैं कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की सोच रहा था कि उस केस में 95 में फिर नुकसान होने के चांसेस है, 98 का टारगेट लेके चले ताकि 5% 5 नंबर माइनस भी होते हैं तो आपके 275 तक का मामला बन जाए। एक तो ये सोच रहा था सर, और दूसरा मेरे मन में ये आ रहा था सर कि जो आपने ये वाला आइडिया बताया ये वाकई में बड़ा शानदार लगा मेरे को, 50-50 वाला। तो इसमें मेरे अभी एक स्ट्रेटजी बनी है कि क्यों ना जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते तो समझ में तो आ जाता है यार ये बड़ा रिस्की लग रहा है, तो उसको फिर ना ही उसको छेड़ो ही मत, आगे बढ़ जाओ और जिसमें 50-50 के चांसेस लग रहे हैं उसको बुक मार्क कर लो, ताकि जब आपका समय बिल्कुल कम रहता है एंड आते आते तो सीधा बुक मार्क वाले उठाइए और उनमें से अटेम्प्ट करके निकल जाइए, वरना फिर वो क्या होता है सबको पढ़ना पड़ता है दोबारा से जो रह गए। नहीं बुक मैं वो भी बताने वाला हूँ आपको। देखिए लोग क्या करते हैं, बुक मार्क कर लेते हैं और उनको फाइनलाइज नहीं करते। तो आपने बुक मार्क कर रखा है और उसका आंसर भी दे रखा है तो वो काउंट नहीं करेगा जब तक आप उसको फाइनलाइज नहीं करोगे। फाइनल जब तक आप सबमिट नहीं कर दोगे आंसर को, बुक मार्क भले ही आपने किया हो, तब तक वो काउंट नहीं करेगा। इसलिए जितने बुक मार्क करके छोड़े हुए हैं उनको फाइनलाइज करके आओगे आप, इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, राइट, क्योंकि ऐसा प्रीवियस ईयर्स में हुआ है। लोगों के साथ, तो लोगों ने जो है बुक मार्क करके छोड़ दिए और फिर सिस्टम ने उनको काउंट नहीं किया है। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। आप आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हो, कलर कोडिंग होती है। तो अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया ग्रीन कलर दिखाएगा, ठीक है, ओके, और बुक मार्क वाले शायद ब्लू कलर दिखाता है, जो व्हाटएवर, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है सिस्टम में, तो ऑरेंज सर, तो ऑरेंज दिखाता है, ऑरेंज कलर। राइट। तो वो जो है कलर कोडिंग भी होती है, तो आप उसके थ्रू पता लगा सकते हो कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, सिर्फ बुक मार्क कर रखा है, तो उनको फाइनलाइज कर लीजिए सेकंड राउंड में। ठीक है ना? ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये जो बात है, यही सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था।
अभी आपके इसके संबंध में कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर मैक्सिमम लिमिट बता दीजिए, मैक्सिमम कितना छूना है, आता रहे नहीं आता रहे कुछ भी होता रहे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है सर। देखिए आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो 110 क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चंस के बीच में ऑप्टिमम जो मेरा कैलकुलेशन कहता है वो 110 क्वेश्चंस से लेके 121 क्वेश्चंस के बीच में आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, बेस्ड ऑन कि आपके कितने क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर आपको वो जो एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि आपका परफॉर्मेंस लेवल और जो है वो जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं नासिन की तरफ से, उन सबको मिला के अगर आप 110 को टच कर रहे हो, मतलब सब कुछ को एडजस्टमेंट करने के बाद, तो दिस इज ए वेरी गुड नंबर टू अटेम्प्ट 110। और इसको अगर आपको ठीक लगता है तो 121 तक ले जा सकते हो, और हाईएस्ट क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने 125, इससे ज्यादा नहीं करने। मेरा मानना है सर 120 हाईएस्ट ही होना चाहिए। नहीं 125 तक जा सकते हो। देखिए वो भी डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपने कितने, मतलब आपको कितना आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं फेल हो रहा हूं, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैंने अच्छे से नहीं किया है या इतना करने के बावजूद मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए फिर उस केस में जिन पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा भी, और आपको लग रहा है फेल होने की स्थिति आ रही है तो। और अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि मैं इतने में पास हो रहा हूं सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, तो बस वही स्टॉप हो जाइए। उसके बाद आपको करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो आपको अच्छे से आते थे वो तो आप पहले ही कर चुके हैं, फर्स्ट राउंड में ही कर चुके हैं। अब तो वो क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, जिनके बारे में आपको पता नहीं जी सर, या कम पता है, तो इसलिए उनको छेड़ने से अच्छा है अगर यहाँ आके इस लाइन पे अगर आप सिक्योर हो तो बस अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर लीजिए, उसके बाद खत्म कर दीजिए।